हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीकर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 13 सितंबर 2021 से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो आपको इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से सुनना है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे और हो सकता है कि डायरेक्ट यहाँ से प्रश्न भी पूछे जा सकें। आप डेली करंट अफेयर्स के नोट्स जरूर बनाइएगा और इस लेक्चर को आप 2 से 3 बार जरूर सुनिएगा, जिससे आपके जो डाउट है वो क्लियर हो सके और आपकी रिवीजन भी हो सके। यदि आपको इस लेक्चर का पीडीएफ प्राप्त करना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल पर आपको क्विज और टेस्ट भी मिल जाएंगे। दोस्तों, आज का टारगेट भी डिस्कस कर लेते हैं। तो आज का टारगेट है 200 लाइक का। आप लाइक करिए और दोस्तों को भी शेयर करिएगा सभी प्लेटफॉर्म पर। इसके अलावा इस लेक्चर के अंत में आपसे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो इस प्रकार अब हम डिस्कस करते हैं पहला प्रश्न। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से सुनना है आपको। गुजरात के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो दोस्तों, गुजरात के अब नए मुख्यमंत्री बने हैं भूपेंद्र पटेल। इनका पूरा नाम है दोस्तों भूपेंद्र रजनीकांत पटेल, और ये अब गुजरात के नए मुख्यमंत्री होंगे। दोस्तों, 12 सितंबर को भाजपा के विधायक दल की बैठक हुई और उसमें भूपेंद्र भाई पटेल का नाम चुन लिया गया मुख्यमंत्री के रूप में। यानी सदन का नेता किसे चुना गया? भूपेंद्र भाई पटेल को। दोस्तों, भूपेंद्र भाई पटेल के बारे में कुछ बातें डिस्कस कर लेते हैं। तो इनका जन्म हुआ था 15 जुलाई 1962 को और इन्होंने सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया हुआ है। और सबसे बड़ी बात ये है कि दोस्तों, ये पाटीदार समाज के बहुत बड़े नेता हैं, यानी पाटीदार समाज के ये नेता हैं। और दोस्तों, पाटीदार समाज का गुजरात की राजनीति में सीधा दखल है और वो राजनीति को किसी भी तरह मोड़ सकते हैं। तो इन्हीं सभी समीकरणों को देखते हुए भूपेंद्र भाई पटेल को गुजरात का चीफ मिनिस्टर बनाया गया है, क्योंकि अगले साल यानी 2022 में गुजरात में इलेक्शन भी होने वाले हैं। तो दोस्तों, हाल ही में विजय रूपाणी ने इस्तीफा दिया और वो अब वहां के जो नए मुख्यमंत्री बने हैं वो बने हैं भूपेंद्र भाई पटेल। भूपेंद्र भाई पटेल की बात करें, यानी उनके कार्य के अनुभव की बात करें, तो उन्होंने 1999 से 2000 और 2004 से 2005 तक मेमनगर नगर पालिका के चेयरमैन के रूप में काम किया है। इसके अलावा 2010 से 2015 तक अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की स्टैंडिंग कमेटी के भी चेयरमैन भी रहे। दोस्तों, 2015 से 17 के दौरान अहमदाबाद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन रहे। इसके अलावा वो 2017 में पहली बार विधायक बने। और किस सीट से बने दोस्तों? तो घाट लोडिया सीट से वो पहली बार विधायक बने थे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि उन्होंने जो जीत हासिल की थी वो 1 लाख से अधिक वोटों से जीत हासिल की थी। दोस्तों, हाल ही में कुछ घटनाक्रम हुए हैं और देखा गया है कि भाजपा ने अपने राज्यों के चीफ मिनिस्टर बदलने की कोशिश की है और बदले भी हैं दोस्तों। तो विजय रूपाणी की बात करें तो भाजपा शासित राज्यों में इस्तीफा देने वाले वो 3 महीने में चौथे मुख्यमंत्री बन गए हैं। यानी हाल ही के 3 महीने में 4 ऐसे मुख्यमंत्री थे जिन्हें बदला गया है। दोस्तों, शुरुआत हुई थी कर्नाटक से, जिसमें कर्नाटक के मुख्यमंत्री को बदला गया और वहां के नए मुख्यमंत्री बनाए गए बसवराज बोम्मई। और दोस्तों, बीएस येदियुरप्पा को वहां से हटा दिया गया। इसी प्रकार का कुछ घटनाक्रम हुआ उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में 2 बार मुख्यमंत्री बदले गए। दोस्तों, त्रिवेंद्र सिंह रावत की जगह तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री बनाया गया और पुष्कर सिंह धामी को तीरथ सिंह रावत की जगह मुख्यमंत्री बनाया गया। तो इस प्रकार से विजय रूपाणी जो थे वो भाजपा शासित राज्यों में पिछले 3 महीनों में वो चौथे ऐसे मुख्यमंत्री बन गए जिनको हटाया गया है पद से। दोस्तों, बात आई है गुजरात की। तो गुजरात के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस कर लेते हैं। 1 मई 1960 को इसका फॉर्मेशन हुआ था। गांधीनगर है इसकी कैपिटल। और यहाँ के जो गवर्नर हैं, ध्यान से सुनिएगा, गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। और अब यहाँ के जो मुख्यमंत्री बन गए हैं वो कौन बन गए हैं? भूपेंद्र पटेल। दोस्तों, विधानसभा सीटें कितनी है? 182 सीटें हैं और 182 सीटें पर ही अगले साल 2022 में यहाँ पर इलेक्शन होने वाले हैं। राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 11 हैं और 26 लोकसभा सीटें हैं। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें दोस्तों गुजरात से संबंधित। अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। हाल ही में किसने हरियाणा इन्वायरमेंट एंड पॉपुलेशन कोड नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो दोस्तों, हरियाणा इन्वायरमेंट एंड पॉपुलेशन कोड नामक पुस्तक का विमोचन किया है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने। यानी हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? मनोहर लाल खट्टर। तो उन्होंने ही एक पुस्तक जिसका नाम है हरियाणा इन्वायरमेंट एंड पॉपुलेशन कोड, तो उसका हाल ही में विमोचन किया है। तो यह पुस्तक किसकी है? तो ध्यान से सुनिएगा। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पूर्व IAS अधिकारी और प्रसिद्ध कवयित्री श्रीमती धीरा खंडेलवाल के द्वारा जो ये पुस्तक लिखी गई थी। कौन सी पुस्तक दोस्तों? हरियाणा एनवायरमेंट एंड पॉपुलेशन कोड। तो उसका विमोचन किया है। यानी हरियाणा एनवायरमेंट एंड पॉपुलेशन कोड नामक पुस्तक की जो लेखिका है वो है धीरा खंडेलवाल। यह पुस्तक उन उद्यमियों के लिए उपयोगी साबित होगी जो नए
उद्यम विकसित कर रहे हैं और उन्हें पर्यावरण से संबंधित जो कानून है उनकी जानकारी नहीं है, तो उनके लिए यह पुस्तक जो है बहुत जरूरी होगी। दोस्तों, इस पुस्तक से छात्रों और विधि यानी कानून के जो शोधकर्ता हैं और चिकित्सकों को भी इससे लाभ मिलेगा। यानी यह एक ज्ञानवर्धक पुस्तक है दोस्तों, जिसमें पर्यावरण से संबंधित कानूनों के बारे में बताया गया है। तो जो भी लोग नया उद्यम स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो इस पुस्तक को पढ़ सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। किचन वेयर ब्रांड वंडर सेफ की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो दोस्तों, किचन वेयर ब्रांड है वंडर सेफ, तो वंडर सेफ की नई ब्रांड एम्बेसडर बनी है कृति सेनन। दोस्तों, एक्ट्रेस हैं कृति सेनन, तो उन्हें वंडर सेफ ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो दोस्तों, किचन वेयर जो ब्रांड है वंडर सेफ, तो अभिनेत्री कृति सेनन को उसने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और अगर हम बात करें दोस्तों वंडर सेफ किचन वेयर की, तो इसकी स्थापना हुई थी साल 2009 में और इसकी स्थापना करने वाले व्यक्ति थे रवि सक्सेना और संजीव कपूर। और दोस्तों, संजीव कपूर का नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा। अब हम कुछ हाल ही में नियुक्त किए गए ब्रांड एम्बेसडर भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे स्मार्टफोन ब्रांड वन प्लस के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? यानी जो स्मार्टफोन का ब्रांड है वन प्लस, तो उसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं जसप्रीत बुमराह। इसी प्रकार से JSW स्पोर्ट के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं ऋषभ पंत। और दोस्तों, खादी प्राकृतिक प्रिंट के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं नितिन गडकरी। दोस्तों, इसी प्रकार से इटली की लग्जरी ब्रांड वेवलरी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? प्रियंका चोपड़ा। तो प्रियंका चोपड़ा को दोस्तों वेवलरी ने ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। देश का पहला न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग जहाज को लॉन्च किया गया है, इसका नाम क्या है? तो दोस्तों, हाल ही में देश का पहला न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग जहाज लॉन्च किया गया है, उसका नाम है INS ध्रुव, यानी इंडियन नेशनल शिप ध्रुव जो है वो देश का पहला न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग जहाज है। दोस्तों, INS ध्रुव भारत की भविष्य की एंटी बैलिस्टिक क्षमताओं में काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और यह जहाज इंडो पैसिफिक क्षेत्र में देश की उपस्थिति को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और दोस्तों, INS जो ध्रुव है वो मिसाइल को ट्रैक करने के साथ साथ पृथ्वी की निगरानी कक्षा में सैटेलाइटों की भी निगरानी करेगा। यानी जो INS ध्रुव होगा वो मिसाइलों और सैटेलाइटों की निगरानी करेगा। दोस्तों, INS ध्रुव को हिंदुस्तान शिपयार्ड के द्वारा DRDO और NTRO के सहयोग से बनाया गया है। बात करते हैं दोस्तों DRDO की। दोस्तों, DRDO का जो काम होता है वो रक्षा से संबंधित जो सामान है वो बनाना होता है। तो दोस्तों, DRDO बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करता है हमारे देश के लिए। तो इसके बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस कर लेते हैं। जैसे DRDO का फॉर्मेशन हुआ था 1958 में और DRDO का जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में। दोस्तों, DRDO का जो मोटो है वो है बलस्य मूलम विज्ञानम। अगर हम संस्कृत में बोलें तो इसका जो मोटो है वो क्या है? बलस्य मूलम विज्ञानम। और दोस्तों, अगर हम DRDO के चेयरमैन की बात करें, यानी इसके चेयरमैन कौन है, तो वो है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। कौन है? डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। और DRDO किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? तो ये डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, यानी जो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस होते हैं वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर होते हैं। अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। एशियाई विकास बैंक, जिसे हम ADB के नाम से जानते हैं, तो किस राज्य के लिए 112 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण उपलब्ध कराएगी? यानी हाल ही में ADB ने यह घोषणा की है कि वह झारखंड राज्य के लिए 112 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण उपलब्ध कराएगी। तो दोस्तों, हाल ही में ADB यानी एशियाई विकास बैंक, भारत सरकार और जो झारखंड की सरकार है उसके बीच एक जो ऋण लिया गया है उस पर हस्ताक्षर किए गए हैं। और दोस्तों, झारखंड के जो 4 शहर हैं उनको बेहतर सेवा उपलब्ध कराई जाएगी इस ऋण के द्वारा, और जो जल आपूर्ति है और जो उनका बेसिक स्ट्रक्चर है उसको भी विकसित किया जाएगा। तो दोस्तों, झारखंड राज्य में ADB यानी एशियाई विकास बैंक की यह पहली परियोजना है। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि जो ADB है उसने हाल ही में किस राज्य को 112 मिलियन डॉलर की सहायता उपलब्ध कराई है, तो वह राज्य है दोस्तों झारखंड। अब हम कुछ बातें ADB के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो एशियाई विकास बैंक जो है वो एक क्षेत्रीय विकास बैंक है, यानी किसी एक क्षेत्र के लिए काम करता है और एशिया के जो जितने भी देश हैं उन सभी के लिए कार्य करता है, जिसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को की गई थी। और दोस्तों, इसका काम है एशियाई देशों के आर्थिक विकास का सुगमीकरण करना, यानी जो आर्थिक विकास है उनको सरल बनाना। दोस्तों, इस बैंक की स्थापना के समय 31 सदस्य थे, लेकिन अब हम बात करें दोस्तों तो इसमें 68 सदस्य हैं, जिसमें से
49 एशिया के सदस्य हैं और 19 सदस्य ऐसे हैं जो कि बाहरी हैं। दोस्तों, आपके एग्जाम में एक डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है या पूछा भी जाता है दोस्तों कि जो एडीबी है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो दोस्तों, एडीबी का मुख्यालय है मनीला, फिलीपींस में, यानी फिलीपींस की जो राजधानी मनीला है वहीं पर एडीबी का मुख्यालय है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं जीके डोज की। तो दोस्तों, ये जीके डोज क्या है, तो आप बहुत ही ध्यान से समझ लीजिएगा कि जीके डोज में हम उन प्रश्नों को डिस्कस करते हैं जो कि आपके जीके से रिलेटेड होते हैं। एक प्रकार से जीके का रिवीजन ही करते हैं। तो पहला प्रश्न सुनिएगा, जीके डोज का पहला प्रश्न है, रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है। तो दोस्तों, हेनरी डुनांट जो है वो रेड क्रॉस के संस्थापक हैं। दूसरा प्रश्न है, हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है। तो दोस्तों, जो एनीमिया है वो हीमोग्लोबिन की कमी से होता है, और हीमोग्लोबिन का जो काम होता है हमारे शरीर में वो होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। तीसरा प्रश्न है, भारत कोकिला कौन कहलाती है। तो दोस्तों, सरोजनी नायडू को भारत कोकिला कहा जाता है। अगला प्रश्न है, दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवाई थी, यानी किसने बनवानी शुरू की थी। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी। तो दिल्ली में कुतुब मीनार की जो शुरुआत की गई थी वो तो की गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। तो मदन मोहन मालवीय थे। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे। तो चाणक्य यानी कौटिल्य जो थे वो अर्थशास्त्र के लेखक थे। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है। तो यह कन्याकुमारी में है। दासेक, जिसे हम सार्क देश कहते हैं, तो सार्क का मुख्यालय कहाँ है। तो दोस्तों, सार्क देशों का जो मुख्यालय है वो है काठमांडू, नेपाल में। अब हम बात करें कि सार्क देशों के सदस्य कौन कौन से होते हैं। तो भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव और भूटान जो हैं वो सार्क देशों के सदस्य हैं, यानी कुल मिलाकर के 8 देश इसमें शामिल हैं। दोस्तों, अब हम उन प्रश्नों की बात करेंगे जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला प्रश्न है, गुजरात के नए मुख्यमंत्री कौन बने हुए हैं। दूसरा प्रश्न है, गुजरात के वर्तमान में राज्यपाल कौन है, यानी गवर्नर कौन है गुजरात के। तीसरा प्रश्न है, डीआरडीओ का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर कहाँ है और डीआरडीओ के चेयरमैन कौन है। तो दोस्तों, इन सभी प्रश्नों के जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आपने अभी तक खबरिया पर हमें फॉलो नहीं किया है, यानी स्टडी कर को फॉलो नहीं किया है, तो फॉलो कर लीजिएगा। वहां पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑडियो लेक्चर मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको मेरा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का ऑडियो कोर्स भी उपलब्ध करा दिया जाएगा। दोस्तों, आप राजा गुप्ता को अनअकैडमी पर फॉलो कर लीजिएगा, जहां पर आपको उनकी स्पेशल क्लासेस मिल जाएंगी और लाइव क्लासेस भी मिल जाएंगी। अगर आप राजा गुप्ता के माध्यम से कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं अनअकैडमी पर, तो उसके लिए एक रेफरल कोड यूज करिएगा, राजा नंबर 1। तो दोस्तों, याद रखिएगा, रेफरल कोड यूज क्या करना है, राजा नंबर 1। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो लाइक करिएगा, दोस्तों को भी शेयर करिएगा, जिससे स्टडी कर को सपोर्ट मिल सके। तो दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।